औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर है ताकि आप लोगों के साथ दो बड़ी अहम ख़बरें शेयर की जा सकें। आज लद्दाख में वादी गलवान में इंडियन और चीनी फ़ौजों की सरहदी झड़प हुई है जिसमें अफसर समेत 3 इंडियन फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान सरहदी झड़प हुई है जिसमें उनका एक दफ्तर तबाह हो चुका है, उस पर बात होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें। आज की वीडियो में मज़ीद हम बात करेंगे क्या दुनिया इन वाक़यात की वजह से किसी बड़े आलमी जंग की तरफ जा रही है, क्या तीसरी आलमी जंग होने जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। लद्दाख में वादी गलवान में यह वाक़या पेश आया है। कुछ ज़्यादा डिटेल्स हमें प्रोवाइड नहीं की गई हैं, लेकिन बताया यह जा रहा है कि चीनी और इंडियन फ़ौजों के दरमियान जो सरहदी झड़प हुई है उसमें 3 इंडियन फ़ौजी एहलकार हलाक हो चुके हैं। दोनों तरफ से कशीदगी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। चाइना की तरफ से ये बात कही गई है कि इंडियन फ़ौजियों ने प्रोवोक किया था। इंडियन फ़ौजी ये कह रहे हैं कि चाइनीज़ फ़ौजियों ने प्रोवोक किया था। दोनों तरफ लग रहा था कि कशीदगी में कमी आ रही है, अपने पीसफुल पोजीशन पर वापस जा रहे थे कि ये वाक़या पेश आया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सबब अभी पिछले दिनों आने वाली ख़बरों से भी जोड़ा जा सकता है, जिसमें यह बताया गया था कि अमेरिका ने 3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो पैसिफिक में अपने डिप्लॉय कर दिए हैं, यानी उनको भेज दिया है वहाँ पर, जिसमें सबसे बड़ा थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो अभी थोड़े अरसे पहले ये खबर आई कि गुआम में फ़िलिपीन सी के करीब गर्दिश कर रहा है वहाँ के पानियों में। इसके अलावा यूएसएस निमिट्स जो वहाँ पर इस वक्त भी सेल कर रहा है, जो कि थोड़े अरसे पहले उसने वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएस को खैराबाद कहा था, यानी मगरबी साहिल को खैराबाद किया था, और अब वो चाइना के करीब पहुँच चुका है। इसके अलावा यूएसएस रोनाल्ड रेगन जो जापान की एक पोर्ट पर रिपेयर हो रहा था, उसने भी ये अपनी नेवी को ज्वाइन कर लिया है। तो अब लग ये रहा है कि ये कशीदगी हुई है जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। इंडिया ने अमेरिका की शह पर यह वाक़या किया क्योंकि चाइना हमेशा से ये बात समझता रहा है कि इंडिया की पीठ पर अमेरिका खड़ा है, वो उसको थपकी दे रहा है, बार बार कह रहा है कि तुम इस तरीके से करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी वजह से साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो है वो ये बात खबर शाया कर रहा है कि लग ये रहा है कि ये कशीदगी आगे भी चलती रहेगी। इसी तरीके से छोटी छोटी सरहदी झड़पें पेश आती रहेंगी, लेकिन कोई बड़ा वाक़या पेश आने का कोई ख़तरा नहीं है, कोई बड़ी जंग होने का ख़तरा नहीं है। इंडिया के इसके अलावा दीगर दूसरी वजूहात भी हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये बात कह सकते हैं। थोड़े अरसे पहले ये खबर आई है कि चाइना ने अपनी नेवल को डिप्लॉयमेंट को मज़ीद बढ़ाया है इंडियन ओशन में, यानी बहरे हिंद में उसने मज़ीद अपने बहरी जहाज़ भेजे हैं। वो बांग्लादेश के करीब जो है वो एक पोर्ट को तामीर कर रहा है। इसके अलावा मालदीव्स के करीब भी जो है एक मसनूई जजीरा बनाया जा रहा है जहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस होगी। गवादर के मुतालिक तो ख़बरें आती ही रहती हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, इंडियन मीडिया ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि लग ये रहा है कि उन्होंने अपने इसको मिलिट्री प्रेजेंस को गवादर में बढ़ा दिया है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो जिबूती में चाइनीज़ नेवल बेस का क़याम है जो सन 2017 में कायम हुआ। ये ख़बर आई थी उस ज़माने में। अब ये महसूस हो रहा है, ख़बर भी ये आ रही है कि चाइना ने वहाँ पर अपने बहरी जहाज़ों को भी डिप्लॉय करने भेज दिया है। खलीज अदन जो एक तारीख़ी अहमियत रखती है, यहाँ से हमेशा तिजारत होती रही, दुनिया की तिजारत को कंट्रोल किया जाता था। आप लोगों को अगर आप कुरान मजीद में देखें तो कौम सबा का आपको ज़िक्र मिलेगा। इसमें कौम सबा इस इलाके में पाई जाती थी जिसने इस बहरी इलाके की नाकाबंदी करके पूरी दुनिया की तिजारत को कंट्रोल कर रखा था, और वो जिस जहाज़ को यहाँ से जाने देते और जिस जहाज़ को रोकना चाहते थे वो रोक सकते थे। तो ये इलाका बहुत अहमियत का हामिल है। यहाँ पर अगर हम दिखाएं आपको तो यहाँ पर अमेरिकन, फ्रेंच और यूरोपियन यूनियन और जापान की प्रेजेंस भी है। यहाँ पर एक मुश्तरका बहरी अड्डा है। इसके अलावा चाइना का भी ओबॉक के इलाके में एक बहरी अड्डा है जो कि बहुत ही अहम है। इसी वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि पूरी दुनिया इस तिजारती इलाके को कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि दुनिया की तकरीबन 50 से 60% जो तिजारत होती है वो इस इलाके से होती है। और यही इलाका आगे जाकर अगर हम आपको नक्शे में दिखा सकें तो नहर सुइस को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ से फिर ये बड़े बड़े बहरी जहाज़ जो हैं वो
اپنے بنیادی طور پر نہر سوئز کے ذریعے گزر کر یورپ میں چلے جاتے ہیں. یا اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے نہر سوئز ہوتی ہوئی پھر یہ یورپ میں داخل ہو جاتی ہے, بحر روم میں داخل ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے یہ علاقہ بہت اہمیت کا حامل ہے, اور اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا جو ہے بہت زیادہ چائنیز پریزنس ہے, جو چائنیز پریزنس بڑھ رہی ہے اس علاقے میں, پورے عریبین سی میں, انڈین اوشن میں, اس کی وجہ سے انڈیا پریشان ہے اور یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. اب بات کریں گے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان جو آج واقعہ پیش آیا, جہاں پر انہوں نے کیسونگ کے علاقے میں بمباری کر کے, گولہ باری کر کے ایک بڑے دفتر کو, چونکہ وہ خیر سگالی کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا, کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ اس علاقے میں جو ڈی ملٹرائز زون ہے اس میں ایک دفتر قائم کر کے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو دور کیا جا سکے, لیکن وہ دفتر بند تھا کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے کافی واقعات پیش آ رہے ہیں, اس لیے اس کو بند کر دیا گیا تھا. لیکن اب اس کو بمباری کر کے نارتھ کوریا نے تباہ کر دیا ہے. اور اس پر ساؤتھ کوریا نے یہ بات الزام لگایا ہے کہ اب وہ اس کے جواب میں زیادہ جواب دے گا اور شدت کے ساتھ جواب دے گا, جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے. دونوں ممالک کے درمیان کافی کشیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے. تھوڑی سی کورین ہسٹری پر بات کریں گے. کورین ہسٹری ایک زمانے میں, قدیم زمانے میں گوگریو کنگڈم اور دیگر دوسری بادشاہتیں یہاں پر قائم رہیں, گوشیونگ اور جن اسٹیٹ بھی یہاں پر قائم رہی. ہمیشہ سے اگر ہم آپ کو نقشے میں دکھائیں تو یہاں نارتھ اور ساؤتھ کی تقسیم رہی ہے. شمالی اور جنوبی کوریا ہمیشہ سے آپس میں لڑتے چلے آئے ہیں. یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شمالی کوریا ایک گوگریو کنگڈم ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں, جس میں چائنا کے کچھ علاقے بھی تھے, اور جنوبی علاقے میں سلا, بائکی اور گایا کی اسٹیٹس ہوا کرتی تھیں, جو کہ آج اگر آگے دیکھا جائے تو تقریباً جو ہے وہ جنوبی کوریا کا حصہ وہ بنتا ہے. تو یہاں ہمیشہ سے آپس میں ایک کشیدگی رہی ہے, آپس میں یہ لڑتے آئے ہیں. اسی بنیاد پر ہم نے ایک اپنی انالیسس پیش کیا تھا جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یاجوج اور ماجوج بنیادی طور پر ان کا گہرا تعلق جو ہے وہ شمالی اور جنوبی کوریا سے ہے. اور ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جس علاقے میں وہ دیوار تعمیر کی تھی وہ شمالی کوریا کا ہی کوئی علاقہ ہو سکتا ہے, جس کی بنیاد پر ہم نے یہ بات کہی تھی. لیکن خیر اس موضوع پر ہم ایک اور ویڈیو بھی بنائیں گے انشاءاللہ, اور اس موضوع کو مزید وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے, اپنی تحقیق کو مزید وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے کہ ہم نے یہ بات کیوں کہی تھی. ابھی ہم فوکس رکھتے ہیں کورین ہسٹری پر, کوریا کی تاریخ پر. سن 1910 میں جاپان نے یہاں پر قبضہ کر لیا تھا, اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے ان کا ایک مونارکی کا جو رول یہاں پر شروع ہوا, اور یہاں پر کافی ظلم ڈھایا گیا کورین لوگوں پر. لیکن جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس میں جاپانی امپائر کا ڈکلائن ہو گیا, یہاں پر ان کا زوال ہو گیا. اس کے بعد یہاں پر ایک بڑی ریزسٹنس قائم کی گئی تھی دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی, جس میں کیم il سنگ کو سوویت یونین اور چائنا نے بڑی مدد کے ساتھ تیار کیا تھا, اور پھر ان کو بعد میں شمالی کوریا کا جو ہے وہ لیڈر بنا دیا گیا تھا. شمالی کوریا کے نام دیا گیا DPRK یعنی ڈیموکریٹک پبلک ریپبلک آف کوریا. اس کے علاوہ جو جنوبی کوریا تھا اس کو ریپبلک آف کوریا یعنی ROK کا نام دیا گیا. شمالی کوریا پر سوویت یونین اور چائنا کا انفلوئنس زیادہ قائم ہوا, اور جنوبی کوریا پر امریکہ نے اپنا تسلط قائم کیا, جس کی وجہ سے وہاں پر کافی زیادہ صنعتی ترقی ہوئی, اور جنوبی کوریا دنیا کے امیر ترین ممالک کی صف میں شامل ہو گیا. لیکن جب چائنیز انفلوئنس بڑھنا شروع ہوا ہے سوویت یونین کے انہدام کے بعد, تو شمالی کوریا نے بھی کافی ترقی کری. وہاں پر پاورٹی کو کافی کمی آئی ہے اس میں, اور یہ ایک نئی قیادت کیم جونگ ان کی صورت میں سامنے آئی, جنہوں نے بڑی زیادہ اس خطے کو ترقی دی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ملٹری پریزنس کو بھی مضبوط کیا ہے. آج کا واقعہ جو پیش آیا وہ یقینی طور پر یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ چینی عملداری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اس خطے میں, اور چین اپنے ملٹری مسلز جو ہے وہ فلیکس کر رہا ہے تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ اب چائنا ایک بڑی سپر طاقت ہے, اور اگر امریکہ نے کوئی بھی واقعہ کرنے کی کوشش کری تو اب وہ اپنے اتحادیوں کی مدد سے کس طریقے کی کارروائی کر سکتا ہے.
थोड़ी सी बात करेंगे नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पर। 1990 में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम भी लगाया गया था कि पाकिस्तान ने एटमी टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को मुंतकिल करी है, लेकिन इन वाक़यात में कितनी सदाकत थी वल्लाह आलम भी सवाब, हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के लोगों के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे। उन्होंने बार बार अपने बयानात में ये बात कोरियन एम्बेसडर्स को कही कि आप अपने दरमियान इत्तेहाद कायम रखें, क्योंकि अगर कोरिया मुत्तहद हो जाता है तो दुनिया की बड़ी सुपर पावर बन सकता है। किम जोंग उन की क़यादत में इस वक्त शुमाली कोरिया काफ़ी मुत्तहद नज़र आता है। इनकी लीडरशिप भी बड़ी मजबूत है, इनके पास मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है जो जिसकी वजह से ये जापान और दीगर दूसरे इलाकों पर हमला कर सकते हैं। चाइनीज़ सपोर्ट इनको हासिल है। अभी हालिया दिनों में इन्होंने अपनी जो बजरी है, सैंड को फ़रोख्त करके काफ़ी पैसा कमाया भी है। कोई कोविड-19 का कोई केस भी शुमाली कोरिया में सामने नहीं आ सका, जो इनकी लीडरशिप की सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है। इसके अलावा हम ये बात भी कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में किम जोंग उन मज़ीद उभर कर सामने आएंगे, और लग ये रहा है कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये किसी बड़े आलमी मार्के की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर दोनों ताकतें, बड़ी आलमी ताकतें यानी अमेरिका और चाइना आपस में आमने सामने होंगी, और ये साउथ चाइना सी या साउथ पैसिफिक में एक बड़ी लड़ाई छिड़ने के खदशात हमें नमूदार होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएंगे? इस बारे में कुछ भी बात कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन चांसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, क्योंकि कोरिया जो पूरी दुनिया में हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह के आप देखें कि इंडिया में भी ज़लज़ला आया है और टिड्डी दल के वाक़यात भी हो रहे हैं, इसके अलावा कोरोना है और चाइनीज़ और इंडियन कशीदगी भी बढ़ रही है। तो इसमें महसूस ये हो रहा है कि हम किसी बड़े वाक़यात की तरफ जा रहे हैं, किसी बड़े आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 100 साल पहले भी अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें पहली आलमी जंग अज़ीम से पहले, तो कुछ करीबन इसी तरह के वाक़यात हो रहे थे। तो इस बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व अल्लाह हाफ़िज़।